गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 पी ब्लॉक यूनिट चल रही है हमारी, और उस पी ब्लॉक का आज है दूसरा लेक्चर। कल हमने पी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। पी ब्लॉक के इंट्रोडक्शन में हमने कल पढ़ा कि जो अपनी पीरियोडिक टेबल है, जो अपनी आवर्त सारणी है, उस आवर्त सारणी के ग्रुप नंबर 13 से लेकर के ग्रुप नंबर 18 तक जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट पी ब्लॉक है। उसके बाद में हमने कुछ उनके प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ा था, जैसे कि पी ब्लॉक की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किस प्रकार से एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाती है तो बढ़ती है, किस प्रकार से आवर्त में जाते हैं तो वो घटती है, किस प्रकार बढ़ती है। आयनन विभव के बारे में हमने पढ़ा था, हमने इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में पढ़ा था। तो ये सब हमने कल कवर कर लिया था। तो उसके बाद में कुछ और इम्पोर्टेंट गुणधर्म है पी ब्लॉक के, वो बच जाते हैं, वो आज हम करेंगे। तो बात करूं मैं सबसे इम्पोर्टेंट गुणधर्म की कि पी ब्लॉक के अंदर एक गुणधर्म पाया जाता है, एक गुण पाया जाता है। वो गुण है इनर पेयर इफेक्ट का, यानी अक्रिय युग्म प्रभाव का। क्या होता है अक्रिय युग्म प्रभाव? जैसा कि नाम दे रखा है आपको अक्रिय, यानी अक्रिय का मतलब क्या होता है? अक्रिय का मतलब होता है स्टूडेंट्स की क्रिया नहीं करने वाला। अक्रिय का मतलब होता है कि क्रिया नहीं करने वाला। अब जो क्रिया नहीं करेगा, यानी किस प्रकार की क्रिया नहीं करेगा, ये जो अपना अक्रिय युग्म प्रभाव है, ये मैं आपको बताता हूं कि अक्रिय यानी क्रिया नहीं करने वाला, युग्म यानी कि कोई जोड़ा, कोई युग्म। तो कौन सा युग्म जो क्रिया नहीं कर रहा है वो क्या प्रभाव क्या है, क्या है क्रिया युग्म प्रभाव? तो होता क्या है कि जो अपना पी ब्लॉक है, उस पी ब्लॉक के अंदर जो ns इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो s कक्षक के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस ns2 इलेक्ट्रॉन में ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, ये जोड़ा क्रिया नहीं करता। क्रिया नहीं करता का मतलब है कि ये जो ns2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते, बंध बनाने में भाग नहीं लेते, नहीं लेते। ये जो ns2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये बंध बनाने में भाग नहीं लेते। अगर ये बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे तो ये अक्रिय है, और इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इनकी जो ऑक्सीजन अवस्था है, वो 2 कम हो जाती है, +2 कम हो जाती है। इस प्रभाव को हम कहते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव। यानी कि जो अपना अक्रिय युग्म प्रभाव है, ये अक्रिय युग्म प्रभाव क्या है कि ns2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका बंध बनाने में भाग नहीं लेना क्या कहलाता है? अक्रिय युग्म प्रभाव कहलाता है। इस अक्रिय युग्म प्रभाव के लिए कुछ शर्तें भी है। ऐसा नहीं है कि पी ब्लॉक के जो टोटल एलिमेंट है, जो सारे के सारे एलिमेंट अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। होता क्या है कि ns2 इलेक्ट्रॉन युग्म उच्च मुख्य क्वांटम संख्या वाले कोष में उपस्थित हो। यानी कहने का मतलब है कि अक्रिय युग्म प्रभाव तभी प्रदर्शित होगा कब? जब जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो इलेक्ट्रॉन युग्म कहां उपस्थित हो? ns2 कक्षक में, ठीक है। ns2 कक्षक के साथ साथ ns2 कक्षक भी कौन सा? मुख्य क्वांटम संख्या वाले उच्च, यानी कि हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिस कोष का है, ns2 कोष का, उस कोष में अगर वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाए। तो पहली कंडीशन ये हो गई। अच्छा, दूसरी कंडीशन एक और है। वो कंडीशन क्या है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उन इलेक्ट्रॉनों को खोने से उत्कृष्ट गैस विन्यास आने की संभावना हो। यानी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो जो ns2 कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन अगर खो दिए जाए तो उत्कृष्ट गैस विन्यास धारण कर ले। ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी पी ब्लॉक का कोई एलिमेंट, जैसे कि मैं एलिमेंट मान लेता हूं, कोई भी ये एलिमेंट ले लेता हूं, चलो मैं गैलियम का एग्जांपल ले लेता हूं। गैलियम एक ऐसा एलिमेंट है जो अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाता है। गैलियम की अगर मैं बात करूं तो इसकी 2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, एक तो +3 होती है। अब इस +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर जैसे ही यहाँ पे क्या होता है, अक्रिय युग्म प्रभाव आता है, तो यहाँ से ns2 के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? भाग नहीं लेते बंध बनाने में, और भाग नहीं लेने के कारण इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +1 हो जाती है।
वहीं पर अगर इसी गैलियम ग्रुप की बात करूं मैं तो यहाँ पे एक बोरोन ये जो बोरोन है, इस बोरोन का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक ये होता है भाई 5। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है होता है 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p1। अब अगर इस बोरोन की अगर मैं बात करूं ना, इस बोरोन में से अगर अपने इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ये उत्कृष्ट गैस विन्यास को धारण कर लेगा। लेकिन अगर यही गैलियम की बात करूं, इस गैलियम में से अपने इलेक्ट्रॉन निकाल लें ये NH2 वाले इलेक्ट्रॉन, तो ये उत्कृष्ट गैस विन्यास धारण नहीं करता। तो यह भी एक शर्त है कि अगर हम NH2 इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो उसके बाद में वो तत्व उत्कृष्ट गैस विन्यास धारण नहीं करना चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो गई है तो कोई भी पी ब्लॉक का एलिमेंट है वो अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाएगा। ये बात थी अपनी अक्रिय युग्म प्रभाव की। अब मैं बात करता हूं कि सर वो कौन कौन से एलिमेंट है पी ब्लॉक जो अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाते हैं। तो उनको मैंने एक टेबल बनाया है, उस टेबल के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं कि जो अपना ग्रुप नंबर 30 है, उस ग्रुप नंबर 30 में गैलियम, इंडियम और थेरियम, गैलियम, इंडियम और थेरियम, ये तीनों के तीनों एलिमेंट जो है, ये गैलियम, इंडियम और थेरियम, ये तीनों अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाते हैं। +1 और +3 की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। अगर ग्रुप नंबर 14 की बात करूं तो इसमें भी 3 तत्व हैं जो अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाते हैं, जर्मेनियम, टिन और लेड। जर्मेनियम, टिन और लेड, ये तीनों दर्शाते हैं। अगर बात करूं ग्रुप नंबर 15 की तो एक तो अपना ये बिस्मिथ है और एक ये अपना एंटीबॉडी है, ये दोनों दर्शाते हैं। अगर बात करूं मैं ग्रुप नंबर 16 की तो टेलुरियम और पोलेनियम, ये दोनों दर्शाते हैं। तो सर आपने तो सिर्फ 13, 14, 15 और 16 4 ग्रुप की बात करी है, और हम जानते हैं कि पी ब्लॉक तो ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 18 ये दोनों भी पी ब्लॉक में शामिल है। हाँ बिल्कुल, ये दोनों पी ब्लॉक में शामिल तो है, लेकिन इन दोनों ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो अक्रिय युग्म प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। क्यों नहीं दर्शाते हैं? क्योंकि वो इन दोनों कंडीशंस का पालन नहीं करते। तो ये बात थी अपनी अक्रिय युग्म प्रभाव की कि क्या होता है अक्रिय युग्म प्रभाव, किस प्रकार के एलिमेंट अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर अपने आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आया था कि अक्रिय युग्म प्रभाव किसे कहते हैं बताइए। आप सीधा सा बोलोगे कि पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स कौन से, वे एलिमेंट्स जो उच्च आवर्त संख्या वाले होते हैं, वे एलिमेंट्स उनके NH2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बंध बनाने में भाग नहीं लेते। इस प्रकार के प्रभाव को अक्रिय युग्म प्रभाव कहा जाता है। अब बात करते हैं अपने एक और नए इसकी प्रॉपर्टी की, पी ब्लॉक की प्रॉपर्टी, वो है संकलन प्रॉपर्टी। कौन नहीं जानता इस बात को कि संकलन प्रॉपर्टी क्या होती है? आप हर कोई जानते हैं संकलन का मतलब होता है श्रृंखला बनाना। बचपन में आपने बहुत बार एक गेम खेला होगा जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं एक दूसरे के पीछे से टी शर्ट पकड़ते हैं, उससे आगे वाला उसके पीछे से टी शर्ट पकड़ता है, ऐसे करके एक लंबी चैन बनाते हैं। वो जो चैन वाला गेम है उसी प्रकार से ये जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, फिर वो कार्बन एक और कार्बन के साथ, वो कार्बन किसी और कार्बन के साथ, यानी पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है एक से दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ते जाते हैं और अपनी एक श्रृंखला बनाते जाते हैं। उस प्रवृत्ति को, उस गुण को हम कहते हैं संकलन प्रवृत्ति या संकलन का गुण। पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं इनमें श्रृंखला का गुण पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही एलिमेंट में पाया जाता है। गुण तो सब में पाया जाता है तो लेकिन उन, जैसे कि मैं बात करूं ऑक्सीजन O3, ओजोन कौन नहीं जानता, ओजोन गैस जो है O3, ये संकलन प्रॉपर्टी है, यानी ऑक्सीजन की संकलन प्रॉपर्टी है, O3 बनाता है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है। स्टेबल कौन कौन है? एक तो कार्बन। अरे कार्बन की श्रृंखला प्रवृत्ति के बारे में तो आप पूछोगे, कार्बन की श्रृंखलन प्रवृत्ति इतनी अधिक है कि रसायन विज्ञान की एक शाखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, वो क्या है? अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है सर? हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। अरे हाइड्रोकार्बन से क्या होती है सर? हाइड्रोकार्बन्स मिलकर एक श्रृंखला बना लेते हैं, कार्बन की चैन बन जाती है। अरे सर बहुत सारे सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं, साबुन बन जाती है, C17H35, ये सब क्या है?
ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पी ब्लॉक का एक एलिमेंट कार्बन, उस कार्बन की श्रृंखला की प्रवृत्ति है, वही सब क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये ऑर्गेनिक जो अपनी केमिस्ट्री है वो कहां पर डिपेंड करती है? पूरी की पूरी इस कार्बन की श्रृंखला प्रवृत्ति पर डिपेंड करती है। यानी कि पी ब्लॉक का एलिमेंट कार्बन सबसे ज्यादा श्रृंखला बनाता है, इतनी श्रृंखला बनाता है कि पूछो ही मत, रसायन विज्ञान की एक ब्रांच बना दी गई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एग्जाम्पल के तौर पर कार्बन के यौगिक बेंजीन ले लो, अपना बेंजीन के बाद में कोई भी ये प्रोपेन ले लो, ब्यूटेन, पेंटेन, पेंटेन, अरे कुछ भी ले लो रे, एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, अरे कुछ भी ले लो। कार्बन बहुत बड़ी बड़ी चैनें बनाते हैं, कार्बन के यौगिक बहुत बड़ी बड़ी श्रृंखला बनाते हैं। यानी कहने का मतलब कार्बन के यौगिकों में श्रृंखलन की प्रवृत्ति पाई जाती है, पी ब्लॉक के तत्वों में श्रृंखलन की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, अब बात करूं मैं कि सर और कौन से एलिमेंट हैं पी ब्लॉक के जो श्रृंखला बनाते हैं, तो इसके बाद में बात करता हूं मैं सिलिकॉन। सिलिकॉन के लिए अपने श्रृंखला का गुण पाया जाता है और इस प्रकार से सिलिकॉन के श्रृंखलन यौगिक पाए जाते हैं। उसके बाद में बात आती है, एक इंपॉर्टेंट है सल्फर। सल्फर के भी यौगिक पाए जाते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है S8 यौगिक जो है S8 जिसको हम गंधक के नाम से भी जाने हैं। इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से होती है, डब्ल्यू, ये जो अपना डब्ल्यू सा दिख रहा है आपको, ये इस प्रकार से सल्फर भी क्या बनाते हैं? श्रृंखलन यौगिक बनाते हैं। कहने का मतलब है कि पी ब्लॉक के तत्वों में श्रृंखला का गुण भी पाया जाता है, श्रृंखलन का प्रवृत्ति भी पाई जाती है। और अब बात करता हूं मैं इसकी आगे की एक और गुण की, वो होता है मेटालिक प्रॉपर्टी, धात्विक गुण। पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनमें धात्विक गुण भी पाया जाता है। अरे धात्विक गुण का मतलब है कि पी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो धातु भी होते हैं, यानी कि उनमें धातु के जैसे गुण भी पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते? बिल्कुल पाए जाते हैं। धातु क्या होते हैं कि सर धातु भी होते हैं, मेटल कि सर मेटल भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। कि सर मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। यानी यहाँ से मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और ये धनायन बना देंगे, वो यौगिक कहलाते हैं, वे तत्व कहलाते हैं धातु। और इस प्रकार का गुण बिल्कुल पी ब्लॉक के तत्वों में भी पाया जाता है। अगर धात्विक गुण की मैं बात करूं, पी ब्लॉक के तत्वों में सारे के सारे धातु नहीं होते हैं। अगर कल हमने पढ़ा था इस प्रकार से ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 17, 18 इस प्रकार से हमने पढ़ा था कि ये सब किसमें शामिल होते हैं? पी ब्लॉक में शामिल होते हैं। तो जैसे जैसे लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर आप जाते जाओगे, लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं जाओगे, वैसे वैसे धात्विक गुण जो होता है पी ब्लॉक में वो क्या होता जाता है? धात्विक गुण लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण जो होता है वो क्या होता है? कम होता जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की ओर निकलते जाओगे वैसे वैसे धात्विक गुण कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे एक वर्ग में आप जैसे कि अपना ग्रुप नंबर 13 है, 13 ग्रुप में आप ऊपर से क्या जाओगे? नीचे जाओगे। जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे धात्विक गुण क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। मेटालिक प्रॉपर्टी जो होती जाएगी वो बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। यानी कि जो नीचे के तत्व हैं वो काफी अपने अच्छे धातु होते हैं, प्रबल धातु है। और जैसे अपने को पता भी है कि जो पी ब्लॉक के स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे धातु है, उसके बाद उप धातु आ जाते हैं जो अपने इस प्रकार से एक टेढ़ी रेखा में इस प्रकार से पाए जाते हैं। ये सारे के सारे क्या पाए जाते हैं? उप धातु पाए जाते हैं। और जो एंड के हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? अधातु होते हैं। अब बात करते हैं अपने अपचायक प्रकृति की। अपचायक प्रकृति का मतलब क्या है? अपचायक प्रवृत्ति का मतलब क्या है कि अपचायक और ऑक्सीकरण दो चीजें हैं। एक तो होता है ऑक्सीकरण और एक होता है अपचय। ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि या तो ऑक्सीजन का जुड़ना, या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। और अपचय का मतलब होता है हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना या इलेक्ट्रॉन का निकलना। यानी कि अगर अपचायक प्रकृति की पी ब्लॉक एलिमेंट की मैं बात करूं, पी ब्लॉक के तत्वों की अगर अपचायक प्रकृति की मैं बात करूं, तो जैसे जैसे हम वर्ग इसमें लेफ्ट से राइट जाएंगे और लेफ्ट से राइट जाने पर
अपचायक प्रवृत्ति जो होती है वो क्या जाती है, बढ़ती जाती है, और ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक प्रकृति है वो घटती जाती है। अब बात करते हैं अपने ध्रुवण शक्ति की या ध्रुवणता की। ध्रुवण शक्ति, ध्रुवणता, ध्रुवण शक्ति का मतलब क्या होता है? ध्रुवण शक्ति क्या, अगर मैं मतलब की बात करूं तो देखिए स्टूडेंट, ध्रुवण शक्ति से मतलब होता है कि दो आयन्स है मेरे पास, ठीक है, दो आयन्स है। दो आयन कौन कौन से सर? दो आयन तो एक तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, आयन तो यही होते हैं जी, बिल्कुल भी। कोई भी दो आवेश है, एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, आवेश दो ही प्रकार के होते हैं, वो दो प्रकार के आवेश। अपने पास कोई एक एलिमेंट है, उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और एक दूसरा एलिमेंट है, उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब है इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन अधिक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, उस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे इलेक्ट्रॉन कम, उस पे पॉजिटिव चार्ज। बेसिक सी बात है, इसमें कुछ लॉजिक वाली बात नहीं। इस धनायन के द्वारा इस ऋणायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ध्रुवण शक्ति कहलाती है। इस धनायन के द्वारा इस ऋणायन के जो इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना, अपनी ओर खींचना, इस खींचने की जो शक्ति है, वो प्रवृत्ति जो है, वो ध्रुवण शक्ति कहलाती है। यानी कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये कुछ इस प्रकार से इसका क्या आ जाएगा, ध्रुवण हो जाएगा, और इस पूरे की पूरी सिस्टम में क्या आ जाएगी, ध्रुवणता आ जाएगी। इस प्रवृत्ति को कहते हैं ध्रुवणता या ध्रुवण शक्ति। पी ब्लॉक के तत्वों में ध्रुवण शक्ति भी पाई जाती है। तो ये आपके थे मुख्य रूप से 4 से 5 इसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है आज। कल हम आगे पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, जिसमें कि बोरोन फैमिली है, कार्बन फैमिली है, इनके जो हैलाइड्स हैं वो किस प्रकार के होते हैं, इनके हाइड्राइड किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से ये बनाना बॉन्ड 3c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं, किस प्रकार से ये B2H6 बनता है, BF3 क्यों बनता है, BF3 किसकी प्रेजेंस में बनता है। तो ये सब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।